नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब एक दिन की मसरूफियत के बायस आज के प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। कल से वो दोबारा इसी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आज हम आपको इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और एक कर्बनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक तकलीफदेह वीडियो के मुतल्लिक है और ये एक ऐसी वीडियो है जिसका बराह रास्त इमरान खान साहब से ताल्लुक है। आज की दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे अब भी मौजूदा जबर के माहौल में भी 74% अवाम उनके साथ खड़े हैं। अब इमरान खान साहब और जज अबुल हसनात की अदालत के अंदर जज और इमरान खान साहब के दरमियान तल्ख कलामी के हवाले से किस किस्म की खबर आई है और हमारे जराए ने हमें क्या इस खबर के दो अहम तरीन नुकात बताए हैं, ये दोनों नुकात आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले, GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से नवाज शरीफ के तैयारे का रुख मोड़ने या नवाज शरीफ की परवाज रोकने के मुतल्लिक है। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं और आपको ये बताते हैं कि जज अबुल हसनात, जिन्होंने एक जाली तरीन साइफर केस में, यानी इस रोग स्टेट में, इस फेल्ड और नाकाम रियासत में, जज अबुल हसनात जिन्होंने इमरान खान साहब का 3 मरतबा जाली तरीके से जुडिशियल रिमांड दिया, अब उनकी अदालत में इमरान खान साहब और जज अबुल हसनात के दरमियान किस किस्म के तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और हमारे जराए ने इस सिचुएशन के हवाले से हमारे साथ क्या खबर शेयर की है, ये खबर आपको बताते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन के मुतल्लिक हमारे जो जराए हैं, जो कि उस वक्त अदालत में मौजूद थे, उस जराए ने हमें यह बताया कि जब इमरान खान साहब को कमरा अदालत के करीब लाया गया तो उस वक्त कितनी तकलीफदेह किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। यानी आप इमेजिन करें कि मैं जब इस रियासत को फ्रॉड रियासत कहता हूं, मैं जब इस रियासत को एक रोग स्टेट कहता हूं, मैं जब ये कहता हूं कि ये एक नाकाम रियासत है, तो कुछ व्यूअर मुझसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिस किस्म की अंधेर नगरी इस वक्त पाकिस्तान में है, इस किस्म की अंधेर नगरी कबायली माशरों और जंगली माशरों में भी नहीं होती। और जिस किस्म की सिचुएशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि असल में ये जो खुफिया अदालत है, नाम नेहाद सीक्रेट एक्ट की खुफिया अदालत, इसके अंदर इमरान खान साहब के साथ किस नोयत का सलूक किया गया। अब हमारे जराए ने हमें यह बताया कि जब इमरान खान साहब को कमरा अदालत के करीब लाया गया तो उनके वकला इमरान खान साहब के साथ किए गए ट्रीटमेंट पर और इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा था, इस पर हैरान परेशान रह गए। क्योंकि एक साबिक वजीर आजम के तौर पर इमरान खान साहब को A क्लास की जेल अडयाला जेल में मिलनी चाहिए थी। इससे पहले अटक जेल में इमरान खान साहब को सिर्फ इसलिए रखा गया था कि वहां पर बेहतर क्लास की जेल मौजूद नहीं थी, ताकि एक बहाना बनाया जा सके कि अगरचे इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर A क्लास की जेल उनका इस्तेकाक है, लेकिन चूंकि यहां पर A क्लास की जेल मौजूद नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया। अब अडयाला जेल में बेहतर कैटेगरी की जेल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को जब कमरा अदालत के करीब लाया गया तो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर लाया जाता, यानी जज के रूबरू इमरान खान साहब को लाया जाता, इसके बजाय इसी अदालत के कमरे से मुत्तसिल एक सलाखों वाला छोटा सा सेल था, यानी एक ऐसा सेल जिसके सामने सलाखें लगी हुई थी और इमरान खान साहब को इस सलाखों वाले सेल में खड़ा कर दिया गया। यानी जिस तरीके से दहशतगर्दों को अदालत में पेश करते हुए सलाखों वाले सेल के पीछे खड़ा किया जाता है, इस तरह से इमरान खान साहब को एक मुकम्मल तौर पर बंद सेल के सामने खड़ा कर दिया गया और अदालत के रूबरू या जज साहब के रूबरू इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। अब ये जो सेल है, ये एक ऐसा सेल है जहां पर सलाखों के पार इमरान खान साहब अपनी कानूनी टीम को देख तो सकते थे, अपने वकला को तो देख सकते थे, जज को तो देख सकते थे,
लेकिन कमरा अदालत के अंदर नहीं आ सकते थे। यानी आप कह लें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। अब इसके बाद हमारे जो जराए हैं उन्होंने इसी सिचुएशन के मुतालिक एक और बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया। हमारे जराए ने यह बताया कि जब इमरान खान साहब के साथ ये तज़हीक आमेज सलूक किया गया तो इमरान खान साहब के एक वकील हैं, ये अदालत के अंदर खड़े हो गए और उस वक्त जज के साथ ये जो वकील हैं इनकी बाकायदा तल्ख कलामी हुई। इन्होंने जज अबुल हसनात को मुखातिब किया और जज साहब को यह कहा कि क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है जिस तरीके से इमरान खान साहब को कमरा अदालत में लाने के बजाय एक पिंजरे के अंदर खड़ा कर दिया गया है। उसके बाद जज साहब को इसी वकील ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब को सलाखों वाले दड़बे में बंद कर दिया गया है। क्या इमरान खान साहब कोई दहशतगर्द हैं और इन हालात में क्या हम आपसे ये तवक्को रख सकते हैं कि आप मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब के केस का फैसला करेंगे? क्योंकि जिस किस्म की अंधेर नगरी यहां पर हो रही है इसमें तो किसी किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती कि आपकी अदालत इंसाफ पर मबनी कोई फैसला करेगी। अब उसके बाद हमारे जराए ने हमें यह बताया कि इमरान खान साहब के ये वकील जब जज अबुल हसनात की अदालत में खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने जब जज की तवज्जो बार बार इस बात पर दिलाई कि इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे खड़ा किया गया है और उसके बाद इमरान खान साहब को जानबूझकर बैठने के लिए कुर्सी भी फराम नहीं की गई, तो तब भी जज साहब जो हैं उस वक्त टस से मस नहीं हुए। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला को अदालत के अंदर मजबूरन शदीद एहतजाज करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर अदालत के अंदर एक और बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। हमारे जराए ने हमें यह बताया कि जब इमरान खान साहब को अदालत में बैठने नहीं दिया जा रहा था तो इस पर एहतजाज के बाद यानी जब वकला ने जज अबुल हसनात के सामने एहतजाज किया तो उसके बाद फिर जज अबुल हसनात ने यह कहा कि अच्छा अब इमरान खान साहब को ये जो सलाखों वाला पिंजरा है इससे आप निकालें और कमरा अदालत के अंदर लेकर आएं। अब इमरान खान साहब को उसके बाद कमरा अदालत के अंदर लाया गया तो वहां भी उन्हें कुर्सी फराम नहीं की गई। यानी कोशिश ये की गई कि जितनी देर ये समाअत जारी रहे, जितनी देर तक जज साहब अपने रिमार्क्स जारी रखें, इस पूरे दौरान इमरान खान साहब को कुर्सी फराम ना की जाए और इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए या उनकी अना को ठेस पहुंचाने के लिए उनको अदालत में खड़ा रखा जाए। अब इस दौरान इमरान खान साहब के एक वकील ने दोबारा एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान साहब को कुर्सी नहीं दी गई तो इस वकील ने इमरान खान साहब के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन उसके बाद हमारे जराए ने एक और बड़ा कर्बनाक इंकशाफ किया जिस किस्म की सिचुएशन का इमरान खान साहब को जज अबुल हसनात की अदालत में सामना करना पड़ा। हमारे जराए ने यह बताया कि जैसे ही इमरान खान साहब के लिए कुर्सी खाली की गई और खान साहब उस कुर्सी पर बैठे तो जज अबुल हसनात का जो बिहेवियर है और उनका जो रवैया है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया और फिर इमरान खान साहब को चारों नाचार मजबूरन जज अबुल हसनात को कुछ जवाबात भी देने पड़े। हालांकि ये कभी भी नहीं होता कि कोई जज किसी भी समाअत के दौरान इतना जारहाना रवैया अख्तियार करे कि उससे ये पता चले कि ये जज पहले से कोई माइंड बना के बैठे हुए हैं और इन्होंने पहले से तय कर लिया है कि किसी भी फरीक के मुतालिक उन्होंने क्या फैसला देना है। लेकिन यहां पर जज अबुल हसनात ने, जो कि इमरान खान साहब से इससे पहले ये मुकालमा कर चुके थे कि मैं बड़ा बाज़मीर जज हूं, मैं मेरिट पर फैसला देता हूं, मैं कोई लिखा लिखाया फैसला नहीं पढ़ता, और उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान साहब के इससे पहले 3 मरतबा जाली जुडिशल रिमांड भी मंजूर किए थे और इमरान खान साहब की जमानत को मुस्तरद भी किया था। लेकिन अब वो इमरान खान साहब के साथ अदालत के अंदर डायरेक्ट हो गए। इमरान खान साहब की जानिब उन्होंने फिंगर पॉइंटिंग की और उसके बाद इमरान खान साहब से उलझ भी पड़े। ये सिचुएशन किस किस्म की थी इसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। अब हमारे जो जराए हैं उन्होंने हमें यह बताया कि सबसे पहले तो अचानक जज अबुल एहसान ने इमरान खान साहब की जानिब हाथ से इशारा किया। उसके बाद जज साहब ने इमरान खान साहब को एड्रेस किया, इमरान खान साहब को इस तरह से मुखातिब किया
जैसे इमरान खान साहब के वो कोई मुखालिफ वकील हो, जज नहीं बल्कि एक वकील हो। उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा कि इमरान खान, क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? यानी एक ऐसा जज जो इससे पहले बोगस तरीन केस में इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद कर चुका है, जिसके मुतल्लिक पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये साइफर केस एक बेबुनियाद और झूठा केस था। वो इमरान खान साहब को गुस्से में मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? लेकिन इसके बाद फिर इमरान खान साहब को रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं और बहुत से सहाफ़ी, खास तौर पर इस्लामाबाद में सहाफ़त करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनको ये पता है कि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और उनकी शख्सियत कैसी है। एक सर्टन मौके पर इमरान खान साहब लाजमन रिएक्ट करते हैं। बतौर सहाफ़ी मैं इमरान खान साहब के 3-4 मरतबा इंटरव्यूज कर चुका हूँ। इमरान खान साहब की ब्रीफिंग, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उनकी ब्रीफिंग्स अटेंड कर चुका हूँ, उनके इंटरनेशनल दौरे कवर कर चुका हूँ। इसलिए मैं और इसी तरह कुछ और सहाफ़ी ये जानते हैं कि इमरान खान साहब को मरूब करना या जारहाना रवैये के जरिए उन्हें डराया नहीं जा सकता। अब जज साहब जो हैं, उन्होंने जब इमरान खान साहब से बड़े जारहाना रवैये में बात की, तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक उनका ये ख्याल था कि ये मुकम्मल तौर पर एक दिफाई अंदाज अपना लेंगे, मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चले जाएंगे, या इमरान खान साहब शायद मुझे इसलिए कोई जवाब नहीं देंगे कि उनको ये खदशा होगा कि कहीं जज अबुल असनाद मेरे खिलाफ कोई और फैसला ना दे दे। लेकिन इमरान खान साहब को अल्टीमेटली जज साहब के इस जारहाना रवैये और जज साहब के जो तंजिया जुमले थे, इनका जवाब देना पड़ गया। अब इमरान खान साहब ने जज साहब को जवाब में मुखातिब किया और उसके बाद ये कहा कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आप पर एतमाद है या नहीं। मैं आपको ये बताता हूं कि ना सिर्फ ये कि मुझे आप पर, बल्कि पूरे अदालती निज़ाम पर एतमाद नहीं है। और उसके बाद फिर जज साहब मजीद एग्रेसिव हो गए और अदालत के अंदर एक और आप कह लें कि एक ऐसी अनहोनी होगी जो कि वकला के लिए भी बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जज के सामने एक और बात ऐसी कह दी कि जिस शख्स को 63 दिन से अजियत दी जा रही हो, उससे कोई तवक्को नहीं कर सकता कि वो फिर इस तरह के जवाब जज के सामने दे सकता है। हमारे ज़राए ने यह बताया कि इमरान खान साहब ने जज को मुखातिब किया और खान साहब ने कहा कि जज साहब, क्या आप ये नहीं देख सकते कि आपकी आंखों के सामने मेरे साथ दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है? क्या मैं दहशतगर्द हूं और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है? उसके बाद जज अबुल असनाद ने इमरान खान साहब को जवाबन मुखातिब किया। यानी ये जो सारी नोक झोंक थी, पहले तो इमरान खान साहब के वकला और जज अबुल असनाद के दरमियान हो रही थी। उसके बाद जब जज अबुल असनाद डायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ मुखातिब होते थे और बहुत जारहाना रवैया अपनाते थे, तो इमरान खान साहब को मजबूरन इस तरह के जवाबात देने पड़े। अब इमरान खान साहब ने जब जज साहब को मुखातिब किया तो जज साहब ने यह कहा कि आपको मैं ये भी बता दूं कि मुझे ये बिलीव है या मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। इस पर फिर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको रिएक्ट करना पड़ा और फिर इमरान खान साहब ने भी जज को एक मरतबा बराह रास्त मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि पूरा जो आपका अदालती निज़ाम है ये जानबूझकर मुझे दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करवा रहा है। लेकिन यहां आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब से जो एक इंतहाई अहम शख्सियत मिलने के लिए अडयाला जेल गई, इमरान खान साहब ने इस शख्सियत को क्या 2 पैगामात दिए, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इन पैगामात में से इमरान खान साहब का जो पहला पैगाम है ये कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज की एक हसास नोयत की वीडियो के मुतल्लिक था, क्योंकि कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ था इसके मुतल्लिक पीटीआई पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड थे। अगरचे इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं को 20 मरतबा ये कहा कि इस एहतजाज के मुतल्लिक ऐसा वीडियो एविडेंस मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए तो हम उस कमीशन में पेश होंगे और हम साबित करेंगे कि जलाओ घेराव में पीटीआई के लोग नहीं बल्कि कुछ और लोग मुलविस थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो आज़ाद कमीशन है इसकी तश्कील कभी नहीं की गई। अब इमरान खान साहब ने
इस शख्सियत को यह कहा कि जो कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज हुआ उसकी वीडियोस कहां गई हैं। इसी तरह 9 मई के वाकयात और जुडिशल कमीशन जहां पर इमरान खान साहब पर तोड़ फोड़ और नाम नेहाद दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया, इमरान खान साहब ने इसकी वीडियोस के मुतल्लिक इस्तफसार किया और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक चैलेंज भी किया। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि पीटीआई या मेरा मौकफ झूठ है और मैं कोई ये जो सारी तोड़ फोड़ हुई या जो जलाओ घिराव हुआ इसके अंदर अगर मैं मुलविस था तो फिर ये हिम्मत करें। अब तो इनकी एक तरह से अपनी हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये तासुर है कि वो शरीफ खानदान के साथ है, तो अब जुडिशल कमीशन बना दें और ये जुडिशल कमीशन फिर तहकीकात करे कि क्या इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई ऑर्डर या हदायत वगैरह जारी की थी या नहीं की थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया उसका मतन आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने इसी शख्सियत को यह पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को जिस तरह से पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है ये पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे ज़राए ने बताया, कि अगर अदलिया नवाज शरीफ जैसे मफरूर को रास्ता देती है तो फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर फातिहा पढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जो साइफर केस है जिसमें इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख भी तय की गई, इस पर इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने एक खुली ऑफर की, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि वो इस मामले में भी मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है। इमरान खान साहब ने इस ऑफर में यह कहा कि साइफर के मामले पर भी आज़ाद अदलिया का या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, जिनके मुतल्लिक अब ये तासुर है कि इनमें से ज़्यादातर जज साहिबान ऐसे हैं जो कि शरीफ खानदान के मौक़िफ़ के करीब तरीन समझे जाते हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर के मामले पर भी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उसके बाद खान साहब ने यह भी पैगाम दिया कि तहरीके इंसाफ अब अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करे। इस दौरान अगर तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जाएं, अगर तहरीके इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जाएं, तो जहां जरूरत हो वहां पर अदालतों से रुजू किया जाए। इस पैगाम की भी हमारे जो जराए हैं उन्होंने तस्दीक की है। और वो वकील जो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे उन्होंने हमें ये बताया कि इमरान खान साहब के साथ जज अबुल असनाद की अदालत में क्या सलूक किया गया और इमरान खान साहब ने किस नोयत का एक पैगाम जो है वो अपने कौम के नाम और इसी तरह पीटीआई के कारकुनों के नाम दिया है। अब आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर GHQ और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को एक नाकाबिल यकीन नोयत का झटका दिया गया। क्योंकि नवाज शरीफ की परवाज पाकिस्तान आने के लिए तैयार थी, लेकिन अब अमली तौर पर इस परवाज का रुख मोड़ दिया गया है। नवाज शरीफ, जिन्होंने 150 अफराद के लिए किराए पर एक नाम नेहाद खुसूसी तैयारा बुक कराया था, इस तैयारे में कुछ ऐसे सहाफियों को भी सवार करना था जिनके मुतल्लिक ये गहरा तासुर मौजूद है कि वो नून लीग के कैंप के सहाफी हैं। इसके अलावा नून लीग के कुछ कारकुन और कुछ पार्टी रहनुमाओं ने भी इसी तैयारे में पाकिस्तान आना था। लेकिन उसके बाद एक जो मुलाकात हुई है पंजाब के एक शहर में, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत की आला तरीन शख्सियत की जो मुलाकात है, उसके बाद अब ये पूरी बाजी उलट कर रह गई है। क्योंकि इस मुलाकात के मुतल्लिक जो खबर लीक हुई या जो इतला लीक हुई ये GHQ से लीक नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं है कि ISPR ने इस इतला को लीक किया हो। ISPR ने जब कोई खबर लॉन्च करवानी हो या किसी भी तरह से अपना मौकफ सामने लाना हो तो इसके 3 बड़े दिलचस्प तरीके होते हैं। इसका एक तरीका तो ये होता है कि ISPR यानी फौज के जो तर्जमान हैं ये ट्विटर के जरिए अपना मौकफ सामने लेकर आते हैं। अब चूंकि ट्विटर भारत में और दीगर ममालिक में भी मॉनिटर होता है, तो इसलिए आम तौर पर जो सियासी मामलात होते हैं या आप कह लें कि जो हसास नोयत के मामलात होते हैं उन पर ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया जाता। अब GHQ के पास और ISPR के पास दूसरा तरीका ये होता है, जब उन्होंने अपना मौकफ सामने लाना हो तो दूसरा तरीका ये होता है
कि डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी मखसूस सहाफ़ी के जरिए, ऐसा सहाफ़ी जो GHQ से जुड़ी खबरें इकट्ठी करता हो, उस सहाफ़ी के जरिए एक मखसूस किस्म का सवाल करवा लिया जाए और फिर उस सवाल के जवाब में GHQ और ISPR अपना मौक़िफ़ सामने ले आए। और ISPR का जो तीसरा या GHQ का तीसरा दिलचस्प तरीका किसी खबर को सामने लाने का होता है, वो ये होता है कि किसी सहाफ़ी को अस्करी ज़राए से या आम ज़राए से कोई खबर दे दी जाए और उस खबर में फिर ISPR का या GHQ का मौक़िफ़ बयान कर दिया जाए और इस तरह उस खबर को अखबार में शाया करवा दिया जाए या टीवी पर नशर करवा दिया जाए, यहाँ तक कि उसके ऊपर अगर कोई खुसूसी ट्रांसमिशन करवानी है तो वो ट्रांसमिशन भी करवाई जाए। अब ये जो एक एलिजेडली एक मुलाकात हुई है पंजाब के एक शहर में, इसके मुतल्लिक इतला किसी भी हवाले से GHQ की जानिब से लीक नहीं की गई, बल्कि जानबूझकर शहबाज शरीफ के कैंप के 2 रहनुमाओं की जानिब से ये इंफॉर्मेशन लीक की गई और उसके बाद ये तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ की हाल ही में फौजी क़यादत की एक आला तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। उसके बाद ये तासुर भी दिया गया कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ को फौजी क़यादत की इस आला शख्सियत ने यह पैगाम दिया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए, अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनकी नाअहली के खात्मे के हवाले से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती या उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि ये जो पूरा खेल है ये शहबाज शरीफ इसलिए खेल रहे थे कि अगला जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है उसमें वो हर सूरत खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को भी ये पता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और इसके बाद कभी भी शरीफ खानदान का कोई भी शख्स जो है वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा, क्योंकि जाहिर है कि जबर का जो मौजूदा माहौल है और जुल्म की और बर्बरियत की ये जो रात है इसको ख़त्म भी होना है और ये जबर का माहौल ज़्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता। अब इस पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के मुतल्लिक जो दिलचस्प खबर आई है ये असल में सुप्रीम कोर्ट से आई है और जानने वाले जानते हैं कि इस किस्म की पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के नुमाइंदे, कभी कभार सियासी जमातों के नुमाइंदे या दीगर हलकों के नुमाइंदे जज साहिबान को बिटवीन दी लाइंस कभी कोई पैगाम भेज देते हैं, कभी उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात कर लेते हैं, कभी उनके घरों पर जाकर इस किस्म के पैगामात पहुंचाए जाते हैं जिसके मुताबिक उन्हें अपना मर्जी का फैसला लेना हो। अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक तफसीली और तहरीरी फैसला सामने आया है ये शरीफ खानदान खास तौर पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए तबाकुन साबित हुआ है। इस फैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में यह तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने का मामला जो है ये मुकम्मल तौर पर उलट कर रह गया है। जस्टिस फायज ईसा जो नवाज शरीफ की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे वो अपने साथी जज साहिबान के हाथों इस जंग में शिकस्ते फाश खा गए। इस फैसले के पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की, जबकि जो बाकी जजेस हैं उन्होंने एक्ट के हक में फैसला दिया। लेकिन उसके बाद जो इस फैसले का नुक्ता है वो स्पेसिफिकली नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से है। इस वजह से कुछ लोगों ने यह कहा कि नून लीग के जो लोग हैं, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता लेकिन मैं चूंकि सहाफ़ी हूं और सहाफ़ी को हकायक रिपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है कि पटवारियों ने मिठाई इस मरतबा फिर जल्दी खा ली, क्योंकि इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की जो माजी से जुड़ी हुई शिक थी उसका इतलाक 8/7 से मुस्तरद कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि माजी में जो कुछ हो गया सो हो गया, नवाज शरीफ की नाअहली अब खत्म नहीं होगी और इसका इतलाक अब हाल में होगा। जैसे फायज ईसा ने नवाज शरीफ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने ओवरऑल इस एक्ट को बरकरार रखने में तो जस्टिस फायज ईसा का साथ दिया, लेकिन ये जो स्पेसिफिक शिक थी
जिसके तहत नवाज शरीफ की न्यायाली खत्म हो सकती थी। इस मामले पर उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा का साथ नहीं दिया। इसलिए कहने वाले अब ये कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पर ये जो फैसला है कि नवाज शरीफ की न्यायाली खत्म ना हो, ये मुमकिना तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया है। और उसकी वजह एलिजिडली ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के बहुत करीब है। शहबाज शरीफ चूंकि बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने नवाज शरीफ को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ हर सूरत में ये एडवेंचर करना चाहते थे। अब नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि उनको गिरफ्तार तो ना किया जाए। अव्वल तो उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हो सकता है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले, जो कि जनवरी के आखिर में अनाउंस किया गया है, इससे पहले नवाज शरीफ की जो न्यायाली है ये खत्म होना अब तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन यह आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी और उनके केस के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, अब इस पर इमरान खान साहब का और पीटीआई का एक बड़ा दिलचस्प किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये रद्द-ए-अमल आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई के इस रद्द-ए-अमल में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सियासी उम्मीदें लगाने वाले ग्रोह के हिस्से में महज मायूसी आई है। एनआरओ की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले भगोड़े मुजरिम के लिए, यानी नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान वापसी के ऐलान से पलटने का वक्त हुआ चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने कानून का गुज़िश्ता अदवार पर नफाज रोक दिया है। इस तरह भगोड़े मुजरिम की नाअहलियत और सजा पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है। अब ताहयात न्यायाली की इतला पाकर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में हद दर्जा गिरावट के इम्कानात हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सादिक और अमीन इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशों के जो इम्कानात हैं ये भी कम हो गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम खबर आई है, क्योंकि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि अब इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया था, अब नया जो अदालती कोई भी फैसला आएगा वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। और उसके बाद जो बहुत दिलचस्प नुक्ता अब कानूनी बरादरी इस फैसले के मुतल्लिक बयान कर रही है, वो नुक्ता यह है कि जिस तरीके से अब इस एक्ट को बरकरार रखते हुए बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं है, बल्कि अब एक सीनियर जजेस की कमेटी के पास ये अख्तियार होगा। तो अब कानूनी बरादरी ये कह रही है कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं, बल्कि सीनियर जजेस की एक कमेटी के पास होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इसमें बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक ये तासुर है कि इमरान खान साहब से जुड़ी कोई भी जो पिटीशन है जिसमें इमरान खान साहब को फौरन इंसाफ मिलना चाहिए, उस पिटीशन को भी जस्टिस आमिर फारूक एक तासुर के मुताबिक दबा लेते हैं या उस पर फैसला महफूज करके फैसला किसी ताक में रख देते हैं और वो फैसला सुनाया नहीं जाता। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट्स में भी जो सीनियर जजेस की कमेटी है उसको बेंच बनाने का अख्तियार होना चाहिए। और अगर ये अख्तियार सीनियर कमेटी के पास जाता है हाई कोर्ट्स में, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इमरान खान साहब के केसेस में भी बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ जस्टिस फाइज ईसा के पास नहीं रहेगा। और इसके मुतल्लिक अब तहरीक इंसाफ ने अपने जो रद्द-ए-अमल है उसमें ये पॉइंट बयान भी किया है। अब आपको इमरान खान साहब को जेल से निकालने के मुतल्लिक जो खबर आई है इस खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि ये खबर एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई है जब एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि अगर इमरान खान साहब जेल में भी रहे, अगर इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी और पूरी जो इस वक्त क़यादत है तहरीक इंसाफ की, अगर ये पूरी क़यादत जेल में भी रही, तो तब भी तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में चली गई और उसके पास उसका इंतखाबी निशान हुआ, तो तहरीक इंसाफ 66% वोट लेकर दोबारा से यानी 2/3 अक्सरियत से दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब को एक पैगाम भी पहुंचाया गया। इमरान खान साहब के एक वकील ने इमरान खान साहब को उस्मान डार का जो इंटरव्यू है जिसमें कुछ नाम नेहाद इल्जामात लगाए गए, यानी उस्मान डार को जिस तरह से जबर के तहत अगवा किया गया और उसके बाद उस्मान डार का जो एक इंटरव्यू किया गया
और सदाकत अब्बासी का भी एक इंटरव्यू किया गया, जिसके ऊपर बड़ी अब तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि पहले इस इंटरव्यू को डॉन न्यूज ने रोका था, बाद में इस इंटरव्यू को नशर किया गया और अब डॉन न्यूज के अपने सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हम ये जो एक जंग थी, यानी कि हम ये चाह रहे थे कि ये इंटरव्यू नशर ना हो, लेकिन हम ये जंग हार गए हैं और खुद ये कह रहे हैं कि सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो इमरान खान साहब को इन दोनों इंटरव्यूज के मुतल्लिक भी इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब ने बताया। तो इमरान खान साहब बड़े हैरान भी हुए कि ये उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू किन हालात में हुआ है, और उसके बाद खान साहब ने कहा है कि अगर मेरे मुखालफिन या मुझ पर इस किस्म के संगीन इल्जामात लगाने वालों के पास कोई एक सबूत भी मौजूद है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि सिर्फ एक मरतबा आजादाना तहकीकाती कमीशन बनाए, मैं भी उस तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हो जाऊंगा। जो लोग मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं वो भी शवाहिद के साथ अपने मौक़िफ़ को प्रूव करें। अब इस पूरी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन, या आप कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि शरीफ खानदान की बी टीम के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं लाया जा रहा, तो इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर इलेक्शन कमीशन पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने असल में इमरान खान साहब को इसलिए तलब किया है कि नाम नहाद सिकंदर सुल्तान राजा, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इलेक्शन कमीशन, इनकी बड़ी कोई इमरान खान साहब ने तौहीन कर दी है। तो अब एक और महाज पर काम किया जा रहा है कि इस नाम नहाद तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर भी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाए, ताकि जिस वक्त ये साइफर का केस सुपीरियर कोर्ट से उड़े एंड उस वक्त इमरान खान साहब पर एक और केस शुरू कर दिया जाए। लेकिन यहां पर एतजाज अहसन साहब का एक जो स्टेटमेंट सामने आया है वो भी बड़ा अहम है, और एतजाज अहसन साहब का कहना यह है कि एक तो साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर किसी भी सूरत ये साइफर केस नहीं चलाया जा सकता था। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ एक मजाक है, और पाकिस्तान की जो कानूनी बरादरी है वो ये कह रही है कि जिस किस्म की अंधेर नगरी इस वक्त जारी है, जिस तरह से PTI की 30 के करीब खवातीन को मुख्तलिफ नाम नहाद दहशतगर्दी की दफात लगाकर उनको बार बार जेल भेज दिया जाता है, कभी जज साहब नहीं होते, कभी वकील नहीं होता। तो ये तमाम जो अंधेर नगरी है ये असल में जस्टिस फायज ईसा की साख पर सवालात खड़े कर रहे हैं। वैसे जस्टिस फायज ईसा बड़े जमहूरियत पसंद बन रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती की भी बात की, लेकिन यहाँ पर जो जज साहिबान रो रहे हैं कि हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या जिस किस्म की अंधेर नगरी का इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों को और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सामना है, इस पर जस्टिस फायज ईसा की जानिब से किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया जा रहा, और इसके ऊपर अब एतजाज अहसन और पाकिस्तान की कानूनी बरादरी ने भी जस्टिस फायज ईसा की आंखें खोलने की कोशिश की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।